हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 8th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से देख रहे थे और इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर देखेंगे, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस सीरीज़ में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, एकदम एक एक लाइन पूरे चैप्टर का पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे देश में मूलतः व्यापार करने आई थी। धीरे धीरे इस देश पर वह शासन करने लगी। यह घटना अचानक नहीं घटी, बल्कि इसके पीछे एक विस्तृत घटनाक्रम था। इस प्रक्रिया को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी शासन के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज कैसे आए, धीरे धीरे उन्होंने कैसे शासन करना शुरू किया और क्या क्या घटनाक्रम रहा, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। कक्षा 7वीं में पढ़ी गई बातों के आधार पर बताए कि 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे। तो यह पूछ रहा है 8वीं शताब्दी, तो ये पिछले क्लास के बारे में है, ठीक है। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में कौन कौन से राज्य बने, यह भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है, आपको अगर नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, हम लोग आगे इसका कोई खास ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। अभी कुछ ऐसी यूरोपीय देशों के नाम बताएं जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए थे। तो आपको पता है पुर्तगाली आए थे, डच, डेनिश, मतलब पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, डेनिश सब लोग आए थे, तो हम लोगों को पता है। आगे हम लोग देते हैं भारत और यूरोप के बीच व्यापार। ये हम लोग प्रश्न बस ऐसे ही पढ़ लिए, इसका आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ठीक है। आगे देखते हैं, भारत और यूरोप के बीच व्यापार। हम लोग इस चैप्टर पे ध्यान देते हैं। भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध थे। स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे भारतीय व्यापारियों और कारीगरों से सामान खरीदकर अरब के बाज़ारों में लाते थे, जहां से यूरोप के व्यापारी उसे खरीदकर अपने देशों के बाज़ार तक पहुंचाते थे। इस तरह के व्यापार से यूरोप के लोगों तक ये सामान पहुंचते पहुंचते काफ़ी महंगे हो जाते थे। साथ ही इस व्यापार में यूरोप के व्यापारियों का मुनाफा भी कम होता था। तो स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था उसमें अरब क्षेत्र के जो लोग हैं, अब हमारे यहाँ के लोग तो यूरोप तक जाएंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ जाएगा। तो अरब के लोग हमारे पास आते थे, हमसे सामान लेके जाते थे, अरब लेके जाते थे। फिर यूरोपीय लोग अरब क्षेत्र में आते थे और वहाँ से खरीद के यूरोप लेके जाते थे। और इतना करने के बीच में इतना ट्रांसपोर्टेशन का मतलब उसमें कीमत बढ़ जाता था कि वहाँ पर पहुँचते पहुँचते तक काफ़ी महंगे हो जाते थे सामान, ठीक है। और इसमें यूरोप के जो व्यापारी थे उनका मुनाफा भी कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ का दाम अगर बढ़ जाएगा तो उसमें मुनाफा बहुत कम हो जाएगा। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुंचाने में काफ़ी समय लगता था और रास्ते में लूट जाने का भय सदा बना रहता था। अब जैसा कि आप देखें कि यूरोपियों को मुनाफा कम हो रहा था, क्योंकि वो अरब व्यापारी से ख़रीदते थे। फिर मतलब जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जितना ज़्यादा होगा उतना दाम जो है बढ़ जाएगा और मुनाफा कम हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट होलसेल से ख़रीदेंगे तो उसका मतलब हमारे यहाँ का सामान है, अगर आप डायरेक्ट हमारे यहाँ से ख़रीद के ले जाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा मतलब मुनाफा ज़्यादा होगा। तो वह सोच रहे थे कि हम अरबों से ना लेके डायरेक्ट भारत से ही लें, और उसके लिए वो स्थल मार्ग से आ रहे थे। स्थल मार्ग से लेकिन ले जाने में उनको काफ़ी अधिक समय भी लगता था और रास्ते में लूटपाट भी हो जाता था। बहुत स्थानों पर उन्हें चुंगी कर भी देना पड़ता था। अब जितने स्थानों से गुजरिएगा वहाँ पर चुंगी भी लगता था। इसके अतिरिक्त अरब के व्यापारी समूह उनके लिए तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी कर देते थे। अब अरब लोगों का तो इससे मुनाफा, मतलब अरब लोगों का व्यापार तो ख़त्म हो जाएगा अगर वो खुद आके ले जाने लगे तो इससे क्या होता था कि वो लोग अरब क्षेत्र के लोग उन पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देते थे ताकि वो लोग भारत तक पहुंच ना पाए। इसलिए यूरोप के व्यापारियों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे एशिया और भारत के लिए
एक ऐसे रास्ते की खोज करे जिसमें ये सारी मुश्किलें ना हों। तो उनके लिए अब यह ज़रूरी हो गया था कि ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जिससे कि हमको मतलब कि ज़्यादा मुश्किल ना हो, अरबों के मतलब इतना ज़्यादा टैक्स भी ना देना पड़े, अरब लोगों का अत्याचार भी मतलब जो वो मुश्किलें डाल रहे हैं वो सब भी ना हो, और हम लोग सामान भी यहाँ से लेके जाएं। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि इस दिशा में सर्वप्रथम सफलता पुर्तगाल के नाविकों को मिली। तो हम लोग देख चुके थे कि आप लोग 7 क्लास में देखे होंगे कि क्या था, पुर्तगाल के नाविक सबसे पहले आए थे 1498 में। पुर्तगाल का नाविक वास्को ड गामा 1498 में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के शासक ने वास्को ड गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं सुविधा दी। तो हुआ क्या था, जो पुर्तगाली वास्को ड गामा था, ठीक है, वह नाविक जो था 1498 में यूरोप से होकर अफ्रीका आया। अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, मतलब एकदम अफ्रीका के अंतिम पॉइंट पे एकदम देखिए, एकदम जो नुकीला सा बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप मतलब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। वहाँ से आते हुए मार्ग मतलब कि वहीं से वह आते वहीं से उसको मार्ग मिला भारत का, और भारत के पश्चिमी तट पर, कहाँ पर, कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा, ठीक है। वहाँ पर कालीकट के जो कालीकट में जो वहाँ के शासक थे उसका नाम जेमोरिन था, ठीक है। वह शासक जो था उसने वास्को ड गामा को अपने यहाँ पर स्वागत किया था आने पे, और उसको व्यापार करने की अनुमति और सुविधा भी दी थी। वास्को ड गामा भारत से गरम मसालों को लेकर वापस लौटा। उसे बेचकर यात्रा पर हुए खर्च से 60 गुना लाभ हुआ। तो अब वह उसको यात्रा में वह जब आया था तो उसको कुछ खर्चा हुआ होगा यात्रा करने में, जहाज़ लेके आया, नाव लेके आया, जो भी लेके आया, तो उसको बहुत खर्चा हुआ होगा। अब जितना उसको खर्चा हुआ उसके हिसाब से जब वह वहाँ जाके यहाँ का गरम मसाला लेके गया और यूरोप में बेचा तो उसको 60 गुना लाभ हुआ, ठीक है। इससे पुर्तगाल के व्यापारी और नाविक बहुत उत्साहित हुए और उनका भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, भारत आने का उनका सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर अपना व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास भी किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। तो वह लोग भी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का कोशिश किया था, पर उतना वह लोग सफल नहीं हो पाया। आप भारत से मिलने वाले गरम मसालों की सूची बनाएं। यह सब आपका काम है, करते रहिएगा। भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने यूरोप के दूसरे देशों के व्यापारियों को भी उत्साहित किया और वे भी उसी रास्ते से भारत आने लगे। अब पुर्तगाल में जब ऐसा हुआ तो बाकी यूरोप के जो देश थे उन लोगों ने भी, वहाँ के व्यापारी भी धीरे धीरे उसी रास्ता से भारत आने लगे। इस तरह यूरोप में कई देशों में भारत तथा एशिया के अन्य भागों से व्यापार करने के लिए व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गई। तो उसके बाद भारत और एशिया से जितने भी कुछ कंपनी जो था वह यूरोप में बनने लगा था, जो लोग भारत और एशिया से व्यापार करेंगे। इनमें पुर्तगाल के अलावा हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क की कंपनियां प्रमुख थी। इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी ने आगे चलकर हमारे देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली, और इतना ही नहीं, इसने हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। तो जिस तरह कि हम देखे थे कि पुर्तगाल भी शासन करना चाहता था लेकिन वह सफल नहीं हो सका, लेकिन अंग्रेज़ जो थे वह सफल हो गए और उन्होंने 200 साल तक हम पर शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम लोग देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो देखिए 1498 में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद 1500 हुआ, फिर 1600 में, यानी कि 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारी ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व यानी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तो महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों तक एशिया की तरफ से व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। एकाधिकार का मतलब कि उस कंपनी के अलावा
ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड का कोई भी कंपनी नहीं होगा जो पूर्व के साथ यानी एशिया के साथ व्यापार करेगा। केवल वही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही व्यापार करेगी। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की केवल इसी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था और कोई कंपनी नहीं बन सकता था इस तरह का। इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति या व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। इस तरह यह कंपनी भारत से चीज़ें खरीद कर यूरोप में ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अब क्या हुआ कि जब किसी भी को एकाधिकार मिल जाता है, मतलब वही केवल बेच सकता है, तो वह क्या करेगा, ज़्यादा दाम पे बेचेगा। तो यह काम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कर रहे थे। लेकिन ज़रा सोचिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाली अन्य दूसरी यूरोपीय कंपनियां नहीं थी। लेकिन यहाँ आपसे सवाल किया जा रहा है कि अगर ब्रिटेन ने या इंग्लैंड ने कोई और कंपनी बनाने के लिए नहीं कहा, मतलब कोई और कंपनी उसको एकाधिकार दे दिया कि तुम ही केवल करोगे, तो वह तो केवल ब्रिटेन में किया होगा। लेकिन यूरोप में तो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब और भी बहुत सारे देश हैं, तो वो लोग तो आएंगे व्यापार करने के लिए, उनको तो कोई मना नहीं कर रहा है। ब्रिटेन भी भले ही मना कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई नहीं मतलब व्यापार करेगा, पर और देशों में तो वो लोग कर सकते, मतलब और देश के तो व्यापारी आ सकते हैं। पुर्तगाल तो पहले से ही भारत के साथ व्यापार कर लाभान्वित हो रहा था। पुर्तगाल इसमें था, पहले से ही कर रहा था। इसके साथ ही हॉलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क जैसे देशों की व्यापारिक कंपनियों के हित भी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगे। तो वह ब्रिटेन में तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह इकलौता था, ठीक है। लेकिन जब भारत आया तो देखा कि यहाँ तो बहुत सारा यूरोपीय कंपनी है। पुर्तगाल पहले से ही है, हॉलैंड, फ्रांस, डेनमार्क जैसे व्यापारिक कंपनियां, इन सब के हित जो थे, सबको यही काम करना था कि यहाँ पर से व्यापार करना था और मुनाफा ढेर सारा कमाना था। तो सबका हित एक दूसरे के साथ टकराने लगा। सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें जैसे बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, सोरा आदि खरीदते थे और सब कंपनी यही सब चीज़ खरीद रही थी जो उधर बिकता था। यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन बिल्कुल ही नहीं होता था। उधर क्या होता था, सूती कपड़ा बिल्कुल नहीं मिलता था, तो सब यहीं से लेके जाएगा। वहाँ सूती कपड़ों का उपयोग गर्मियों में किया जाता था तथा ऊनी वस्त्रों के अंदर अस्तर के रूप में जाड़ों में भी किया जाता था। तो जैसे ऊनी कपड़ा पहनते तो अंदर से कोई कपड़ा पहनना, ताकि ऊनी कपड़ा जो होता है वो थोड़ा सा खुजली देता है, तो इसलिए वह अस्तर के रूप में भी किया करते थे जाड़ों में, क्योंकि सूती कपड़ा जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। इससे ऊनी कपड़े पहनने में ज़्यादा मुलायम और आरामदेह हो जाते थे। तो ऊनी कपड़ा पहनना आसान हो जाता है, नहीं तो ऊनी कपड़ा थोड़ा सा मतलब चुभता है, ठीक है। तो अंदर वह अस्तर के रूप में उसका यूज़ करते थे सूती कपड़े का। पूरे यूरोप में भारत के मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। ठंडा प्रदेश होने के कारण यूरोप में लोगों के भोजन में मांस का उपयोग काफ़ी होता था, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए तथा मांस को लंबे समय तक उपयोग में लाया जाने योग्य बनाए रखने के लिए इन मसालों का उपयोग किया जाता था। तो मसाला क्यों यूज होता था, ताकि स्पेशली काली मिर्च जो है उसको यूज़ करते थे, क्योंकि मांस को थोड़ा मतलब मीट जो है वह स्वादिष्ट बनाया जा सके और मांस को लंबे समय तक मसालों में डाल के रखा जाता था, ताकि उसको लंबे समय तक बनाया जा सके, मतलब लंबे समय तक रखा जा सके। जाड़ों के मौसम, पहले उस समय फ्रीज थोड़ी ना होता था। जाड़े के मौसम की भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का प्रयोग कर यूरोप के लोग मांस खा सकते थे। अब मांस तो क्या है कि एक बार आप लेके आइएगा किसी को, मतलब कोई जीव जंतु मारिएगा और उसको लेके आइएगा, तो उसको बहुत दिन तक रखना पड़ेगा। तो उसको रखने के लिए ज़रूरी था, उस समय फ्रीज व्रीज तो होता नहीं था कि फ्रिज में रख दो। तो उस समय क्या होता था, काली मिर्च का बहुत ज़्यादा, मतलब उस समय मसाले जो गरम मसाले होते थे उससे बहुत लंबे समय तक टिक जाता था। इस तरह इसी तरह नील का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने के लिए होता था। नील का इस्तेमाल किस लिए करते थे, कपड़ों को रंगने के लिए। सोरा बारूद बनाने के काम आता था। यूरोप में इन सभी चीज़ों का अभाव था। अब यूरोप में जो चीज़ नहीं मिलता था वही तो मतलब ज़्यादा बिकेगा। इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित बहुत कम ही चीज़ें भारत के लोग के काम आती थी। अब यूरोप में जो चीज़ मिलता था वह भारतवासियों के ज़्यादा काम नहीं आता था। इसलिए यूरोप की कंपनियां मुख्य रूप से सोना और चांदी देकर भारत से सामान खरीदती थी। अब क्या होता था कि देखिए, लेन देन करना है तो मान लीजिए कि इधर से जो सामान मतलब यूरोप वासी भारत का सामान यूज़ कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन भारतीयों को यूरोप का जो भी सामान है वह ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो अब नहीं ज़रूरत है तो वह क्या देंगे,
पैसे के तौर पे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसमें मुद्रा उद्रा का तो उतना चलन नहीं था, तो क्या देते थे वह, सोना और चांदी देकर सामान खरीदते थे। अधिक से अधिक सामान खरीदने तथा उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन सभी कंपनियों में होड़ लगी रहती थी। इनका सबसे ज़्यादा फायदा भारत के कारीगरों एवं छोटे व्यापारियों को होता था। तो भारत के जो छोटे कारीगर हैं, व्यापारी हैं, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। मान लीजिए जो सूती वस्त्र, सूत काटने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। उनका सामान तैयार होने के पहले ही बिक जाया करता था और वह काफ़ी अच्छे दामों पर, ठीक है, क्योंकि सब में होड़ लगा हुआ रहता है। अब सब में होड़ लगा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा अच्छा कीमत देगा उसको मिल जाएगा, वही उसी को व्यापारी बेचेगा। तो इससे यहाँ के जो छोटे कारीगर और व्यापारी थे उनको बहुत फ़ायदा होता था। मगर इस होड़ का एक दूसरा पक्ष भी था। जो कंपनी ज़्यादा वस्तुएं लेकर यूरोप के बाज़ार में जाती थी, उसे ज़्यादा मुनाफा होता था। अब होड़ एक और था कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके जाना ताकि मुनाफा ज़्यादा हो। साथ ही अगर एक ही तरह की वस्तुएं एक से ज़्यादा कंपनी बेचती थी तो वस्तु की कीमत बाज़ार में कम हो जाती थी। अब मान लीजिए सारा कंपनी जो जितना भी पुर्तगाल है, हॉलैंड है, फ्रांस है, सब इंग्लैंड है, सब कोई सूती कपड़ा ही बेचने लग जाए, सब लोग सूती कपड़ा बेचने लग जाए, तो उससे क्या होगा कि सूती कपड़ा का वहाँ पर दाम जो होगा कम हो जाएगा। इसलिए ये कंपनियाँ हमेशा इस प्रयास में रहती थी कि दूसरी कंपनी को मुकाबले से बाहर कर दें। इसलिए वो लोग सोचते थे कि अगर हम सूती वस्त्र का अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी व्यापार कर रहे हैं, तो और कोई सूती वस्त्र का ना करें। तो इस तरह का होड़ था बहुत सारा। ज़्यादा मुनाफा कमाने तथा बाजार पर एकाधिकार करने की होड़ में इन कंपनियों के बीच हिंसात्मक झगड़े भी होते थे। अब कंपटीशन होगा तो उसमें थोड़ा हिंसात्मक झगड़ा भी होने लगता था। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, उसको नहीं पढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इन कंपनियों के द्वारा जो माल भारत में खरीदा जाता था उसे जहाज़ों पर लादे जाने तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। तो यह जितना भी माल यहाँ से खरीदा जाता था, जहाज़ों पर लादे जाने तथा सुरक्षा की आवश्यकता होती थी, सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। यह खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। तो यह जितना भी माल, पहले वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीद के लेके जाना है, तो उसके लिए वह क्या करते थे, एक फैक्ट्री बनाए और वहाँ पर सारा माल खरीद के फैक्ट्री में रखा जाता था। उस वक्त इस शब्द का अर्थ वस्तु बनाने की जगह से न होकर एक ऐसे गोदाम से था जिसकी किलेबंदी हो सके, जो दीवारों से घिरा हो और जहां आक्रमणकारियों से बचाव हो सके। तो एक मतलब फैक्ट्री में तो भी देखिए सामान बनाया जाता, उत्पादन किया जाता, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम एक स्टोर हाउस की तरह था जिसका एकदम मतलब किलेबंदी हो। किलेबंदी मतलब उसको मोटी दीवार हो ताकि कोई उसको सुरक्षित रखने के लिए वहाँ से इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए सैनिक की भर्ती की जाती थी, जिन्हें यूरोपीय तरीकों से ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, संख्या में कम होने के बावजूद ये सैनिक नियमित ट्रेनिंग की वजह से कई भारतीय राज्यों के सैनिकों के मुकाबले ज़्यादा दक्ष होते थे। तो वह लोग इतना प्रैक्टिस करके रहता था कि भारत के जितने भी सैनिक थे उनसे वह ज़्यादा दक्ष होते थे। ठीक है, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष हम लोग देखते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष के 18वीं सदी के आरंभ तक अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने के अन्य यूरोपीय कंपनियों को उन महत्वपूर्ण स्थलों से हटा दिया जो उन्हें एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के लिए स्थापित किए थे। तो जितना भी इम्पोर्टेंट जगह था वहाँ से बाकी सब व्यापारिक कंपनी को तो हटा दिया था। अब बच गया था कौन, फ्रांस। अब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य मुकाबला सीधे रूप से फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से उनको अब उसके साथ अब मुकाबला था उसका, बाकी सबको तो वह हटा दिया था। इंग्लैंड व फ्रांस की सरकारें भी अपनी अपनी कंपनियों को इस संघर्ष में पूरा समर्थन करते हुए हर संभव सैनिक व आर्थिक मदद देती थी। तो अब कंपनियों को कंपनियों में संघर्ष तो था ही, साथ के साथ देश भी इन लोगों को लाभ पहुंचाते रहती थी सैनिक व आर्थिक मदद से, क्योंकि व्यापार से देश को भी मुनाफा होता था, इसलिए उनको सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से मदद देते रहते थे। आप जानते हैं कि उस वक्त भारत में मुगल शासन कमज़ोर हो चुका था और उसकी जगह अनेक छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। वे ताकतवर नहीं थे, लेकिन हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करते रहते थे। तो मुगल साम्राज्य देखिए, औरंगजेब के बाद तो कमज़ोर हो ही गया था। तो औरंगजेब का डेथ हुआ था 1707 में,
यानी उसके बाद जितने भी शासक आए वो बहुत कमज़ोर थे, जिसके कारण बहुत सारे छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ गए। मतलब जब जो राजा होता है, शासक होता है, वह बहुत कमज़ोर होता है, तो सब आसपास का जो मतलब एरिया होता है जिसको वह जीत के पहले से रखा था, वह सब स्वतंत्र होने लगते हैं। तो इससे हुआ क्या, छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ गए, वह तो ठीक है, लेकिन वह छोटे बड़े राज्य जो थे वह ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन वह आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते थे, पड़ोसियों के साथ। इन्हीं परिस्थिति का फ़ायदा इन कंपनियों ने उठाया। इन कंपनियों ने ऐसे राज्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की, करों में छूट प्राप्त की तथा उस राज्य में व्यापार के एकाधिकार के बदले में वो इन राज्यों को सैनिक मदद देने का वादा करते थे। तो उसका मतलब जो लोग लड़ाई करते थे, जो लोग कमज़ोर रहते थे, उसका ये लोग फ़ायदा उठा लेते थे। अंग्रेज क्या फ़ायदा उठाते थे, उन कंपनियों से मतलब उनकी चेष्टा रहती थी कि राज्य को प्राप्त कर लें। इनका जो कंपनी से ऐसे राज्यों को प्राप्त करने की चेष्टा रहती थी जो करों में छूट दे दे, ठीक ना, करों में छूट प्राप्त की तथा राज्य में व्यापार के एकाधिकार की, ठीक ना, इस तरह से। और उसके बदले वो सैनिक मदद देते थे। वह कहते थे कि हम तुमको सैनिक मदद देंगे, लेकिन तुम हमको व्यापार करने का एकाधिकार दो, कर में छूट दो, इस तरीके की वह मांग करते थे। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, काजिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो ये सब याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की कौन कौन सा जगह पे मतलब कि कंपनियाँ फैक्ट्री स्थापित किया था। सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, काजिम बाजार आदि जगहों पर, ठीक है। प्रायः इन्हीं जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी फैक्ट्रियां लगाती थी। देखिए, जिस जगह भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री लगाया है, जाहिर सी बात है वो या तो मतलब कि इम्पोर्टेंट जगह है, मतलब जहाँ से बहुत सारा प्रोडक्ट को इकट्ठा किया जा सकता है, या वह मतलब कि तट का इलाका है, मतलब समुद्री तट है। जैसे सूरत हो, मछलीपट्टनम हो, हुगली हो, पटना तो नहीं है लेकिन पटना से सोरा वोरा उन लोगों को मिलता था, काजिम बाजार, तो ये इंपॉर्टेंट जगह होता था। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ अंग्रेज़ लगाएगा इंपॉर्टेंट जगह पे, तो वहाँ फ्रांसीसी भी लगाएगा, क्योंकि वह दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रायः इन्हीं जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी फैक्ट्रियाँ थी। इसके अलावा फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर कुछ जगह था चंद्रनगर, बालासोर और पश्चिमी तट पर माहे में फैक्ट्रियां स्थापित की थी, ठीक है। तो यह याद रखिएगा कि फ्रांसीसियों का पूर्वी तट पे चंद्रनगर और बालासोर पे, और पश्चिमी तट में माहे में फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी, ठीक है। पश्चिमी तट में माहे और पूर्वी तट पे चंद्रनगर और बालासोर में उनकी फैक्ट्रियां थी। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर पौंडीचेरी, जो फ्रांसीसियों का जो मुख्य जगह था, ठीक है, मुख्य कार्यालय वह पौंडीचेरी में था, ठीक है। उस प्रदेश में अंग्रेज़ों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, ठीक है। और उस प्रदेश में अंग्रेज़ों का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, ठीक। फ्रांसीसियों का था पौंडीचेरी में और अंग्रेज़ों का फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में। उस समय यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंदिता थी, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच भी वहाँ यूरोप में भी उन लोगों दोनों के बीच लड़ाई होता रहता था। यूरोप में जब इन दोनों देशों में संघर्ष आरंभ हुआ, तो भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। यह शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक से हुई। अब जब यूरोप में भी ये लोग दोनों ना एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। तो जब इन दोनों के बीच यूरोप में संघर्ष शुरू हुआ, तब भारत में भी दोनों रह रहे थे, तो भारत में भी वो लोग दोनों लड़ाई शुरू कर दिए। और यह शुरू कहाँ से हुआ, कर्नाटक से हुआ। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जो लगभग स्वतंत्र हो चुका था। कर्नाटक एक सूबा था मुगल साम्राज्य का, होगा ही, क्योंकि औरंगजेब ने शायद उसको मतलब जीत लिया होगा, लेकिन जब छोटे मोटे शासक आए तो वह खुद को स्वतंत्र कर लिया होगा, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय इनकी सीमा से काफ़ी करीब था, ठीक है। सन 1740 के आसपास कर्नाटक के नवाब ने यह देखा कि उसके सूबे में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है।
उनके खिलाफ एक सेना भेजी। इस युद्ध में कर्नाटक की सेना हार गई। इस लड़ाई के परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि एक छोटी सेना भी यदि सैनिकों में अनुशासन हो, उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण व वेतन दिया जाए, उन्हें यूरोप में विकसित नई बंदूकें दी जाए, तो भारतीय सैनिकों में काफ़ी बड़ी सेना को हरा सकती है। तो जब कर्नाटक में क्या हुआ कि कर्नाटक में बहुत सारे फ्रांसीसी लोग आकर अपना उपनिवेश फ्रांसीसी शक्ति ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो वहाँ के कर्नाटक के नवाब को लगा कि इन लोगों को खदेड़ना पड़ेगा। इसके लिए उसने सेना भेजी, और जब सेना भेजी तो वह सेना जो है कर्नाटक की सेना हार गई। इससे अंग्रेज़ों को एक मैसेज गया कि एक छोटी सेना भी, मतलब अगर एक छोटा सा सेना भी है, यदि उस सैनिक में अनुशासन है, उसको बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है, और नई तकनीक अगर उसको दिया जाए, तो भारतीय सैनिकों की बहुत बड़ी सेना को वह हरा सकता है। सन 1750 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, जिसमें फ्रांसीसी व अंग्रेज कंपनियां सामने आई। अब हुआ क्या कि उत्तराधिकार का युद्ध उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हुआ कर्नाटक में 1750 में, जिसमें फ्रांसीसी व अंग्रेज दोनों कंपनियां सामने आई। इसमें अंग्रेज कंपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही, और फ्रांसीसियों को एक बड़ा झटका लगा। तो उसमें वो लोग दोनों जो सामने आए थे एक दूसरे के कि यहाँ पर कौन नवाब बनेगा, तो उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने अपने पसंदीदा व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बना दिया। उससे होगा क्या कि उसको करों में छूट मिल जाएगा, एकाधिकार मिल जाएगा व्यापार में, तो उसको व्यापारिक लाभ के लिए वह अपने पसंद का नवाब बैठा दिया वहाँ पर। अब फ्रांसीसियों को तो कुछ मिलेगा नहीं, फ्रांसीसियों को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। अंग्रेज और बंगाल के बारे में देखिए। कर्नाटक के बाद संघर्ष का क्षेत्र दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बंगाल में हस्तांतरित हो गया। अब कर्नाटक के बाद कहाँ पहुँच गया संघर्ष? बंगाल में। बंगाल में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। बंगाल में क्या था? अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। मुगल साम्राज्य का बड़ा और धनी प्रांत था, क्योंकि उस समय उसमें बहुत सारा क्षेत्र आ जाता था। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, उधर असम भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो वह बहुत बड़ा सा राज्य भी था, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र था, और वहाँ से मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। ठीक है, इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। आप जानते हैं कि आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी उसमें शामिल था, अभी हम बता भी दिए। मुगल की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाते हुए बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जैसा कि औरंगजेब के बाद जो छोटे मोटे शासक आए वह बहुत ही कमज़ोर थे, और उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठा के वहाँ बंगाल का ही जो दीवान था, ठीक है, जो कि पहले से वहाँ पर मुगल के तहत काम कर रहा था, उसने क्या किया, उसका मुर्शिद कुली खान जो था उसने अपने को स्वतंत्र घोषित, यानी बंगाल को स्वतंत्र करा लिया। ठीक है, जैसे कर्नाटक को स्वतंत्र करा लिया था उसी तरह बंगाल को भी। वैसे वे मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजते थे, लेकिन उस समय क्या था, वो खाली स्वतंत्र करा लिया था, लेकिन वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजते रहते थे। मुर्शिद कुली खां के बाद जो था अलीवर्दी खां आया। 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। अलीवर्दी खां ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। तो वह क्या किया, जितने भी यूरोप के व्यापारी थे उन सबको नियंत्रित करने मतलब नियंत्रण में रखता था। उसके बाद उसका नाती, उसके बाद क्या हुआ, अलीवर्दी खां जब चला गया तो उसका एक नाती था सिराजुद्दौला, ठीक है, वह नवाब बना। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्य के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो गए। देखिए, सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो यह अलीवर्दी खां का नाती था, ठीक है, तो उसकी और एक मतलब उसकी अलीवर्दी खां की बेटी का बेटा था वह। तो अलीवर्दी खां की 2 बेटी थी, तो उन दोनों बेटी के बीच में संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, कि मेरा बेटा बनेगा नवाब, वो बोलती थी मेरा, उसका बेटा था नहीं, और एक जो मतलब बेटी थी अलीवर्दी खां की, उसका कोई बेटा नहीं था। तो वह चाहती थी कि मेरा बेटा नहीं है, तो मेरा कम से कम जो दामाद है वह नवाब बने।
तो मतलब सिराजुद्दौला की जो मौसी थी वह थोड़ा सा वही झगड़ा और साजिश करवाते रहती थी। ठीक है, इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दे दिया। अब अगर परिवार में झगड़ा हो तो कोई ना कोई बाहर का लाभ उठा लेता है। उस समय का बंगाल, अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एक अंग्रेज इतिहास लेखक S.C. हील उस समय के बंगाल के किसानों के बारे में लिखते हैं कि 18वीं सदी के मध्य में बंगाल के किसानों की हालत उस समय के फ्रांस या जर्मनी के किसानों की हालत से बढ़कर थी। यदि उस समय के शहरों की हालत पर नज़र डाली जाए तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के बारे में स्वयं प्रसिद्ध अंग्रेज सेनापति क्लाइव लिखते हैं, मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही लंबा चौड़ा आबाद और धनवान है जितना कि लंदन का शहर। मतलब उस समय अभी मतलब इंग्लैंड और भारत को देख लीजिए, मतलब बराबर ही लगभग था, क्योंकि मुर्शिदाबाद का शहर जो था वह उतना ही लंबा चौड़ा और धनवान था जितना कि लंदन शहर था। ठीक है, अंतर इतना है कि लंदन के धनाढ्य व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति हो सकती है उससे बहिता ज़्यादा संपत्ति मुर्शिदाबाद में अनेक के पास है। मतलब कि सबसे धनी व्यक्ति जो लंदन में होगा, सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति, उसके पास जितना पैसा होगा उतना पैसा मुर्शिदाबाद में बहुत सारे लोगों के पास है। ठीक है, तो यह लंदन की हालत थी। तो यह किसने लिखा है? यह एक S.C. हील जो थे उसने लिखा है अपने किताबों में। ठीक है, किसानों के बारे में। अब देखते हैं बंगाल पर व्यापार से शासन तक। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये अब देखिए आधा घंटा यानी 31 मिनट का वीडियो हो चुका है, 32 मिनट, तो आप लोग उब ना जाए, इसलिए अब हम लोग बंगाल पर व्यापार से शासन तक देखेंगे। उसके बाद ये थोड़ा लंबा भी टॉपिक है, इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। उसके बाद भारत में कंपनी, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा, तो लंबा चैप्टर है, कोई बात नहीं, आराम से नेक्स्ट पार्ट में यह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।